नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो होगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अलग अलग टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीजेस में पीएफटी वैल्यूज हमें क्या क्या मिलती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या क्या कैसे किया जाता है और उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, हमें किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लंग वॉल्यूम्स और उनकी कैपेसिटीज के बारे में पता होना जरूरी होना चाहिए। तो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो होती है वो एक तरीके से लंग्स कितना एक्सपेंड कर सकता है, उसमें कितनी हवा जा सकती है, वो कितनी वॉल्यूम के अंदर एयर को जो है बाहर एक्सहेल कर सकता है, कितनी मैक्सिमम अमाउंट में इनहेल कर सकता है, उनकी जो भी कैपेसिटीज होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड नॉर्मली विच इज 500 ml, यानी एक नॉर्मल इंसान है, नॉन एक हेल्दी पर्सन जो कि एक सांस ले सकता है सामान्य मात्रा में और सामान्य मात्रा में सांस छोड़ता है, तो उस वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं जिसकी मात्रा होती है 500 ml। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इतना इतना, इस एरिया को हम टाइडल वॉल्यूम एरिया कहते हैं कि हेल्दी पर्सन जो है वो एक 500 ml में 500 ml की वॉल्यूम में एयर को इनहेल कर सकता है और उतनी ही मात्रा को एक्सहेल ही भी कर सकता है। इसके अलावा दूसरा वॉल्यूम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली बियॉन्ड द लेवल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, कि एक सामान्य मात्रा में सांस लेने के बाद में और छोड़ने के बाद में एक व्यक्ति को अगर हम बोलें कि फोर्सफुली वो कितना इंस्पायर कर सकता है, तो उस फोर्सफुली इंस्पायरेशन की वॉल्यूम को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 3000 ml के अप्रोक्स, यानी एक टाइडल वॉल्यूम के बाद में जब हम बोलें कि किसी पर्सन को बोलें कि वो कितना फोर्सफुली एयर को इनहेल कर सकता है, तो उस फोर्सफुल ही इनहेल की गई एयर के वॉल्यूम को ही हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो कि एक सामान्य मात्रा में सांस लेता है वो हो गई 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के टाइडल वॉल्यूम के बाद में यानी एक सामान्य श्वास श्वसन के बाद में एक फोर्सफुल रेस्पिरेशन में या इंस्पायरेशन में वो जितनी मात्रा ग्रहण कर सकता है उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो इन दोनों के योग को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जिसकी मात्रा होती है 3500 ml के अप्रोक्स, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों के योग को ही हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, कि जिस तरीके से एक सामान्य मात्रा में श्वास ली जाती है उसको टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन बोलते हैं, और सामान्य मात्रा में जो सांस छोड़ी जाती है उसको टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन बोलते हैं। इन दोनों की मात्रा लगभग 500 ml होती है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द लेवल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, यानी 500 ml की मात्रा छोड़ने के बाद, ये 500 ml की मात्रा किसी इंसान ने ली, एक प्रथम श्वसन में ली, और उसके बाद में वो 500 ml की मात्रा वापस छोड़ दी उसने एक्सहेल करते टाइम। तो एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि वो फोर्सफुली कितना एक्सपायरेशन कर सकता है, तो उस फोर्सफुली एक्सपायरेशन के वॉल्यूम को ही हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी मात्रा होती है 1000 ml के अप्रोक्स। यानी कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जब व्यक्ति को हम बोलते हैं कि ये फोर्सफुली एक्सपायरेशन करे, वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके जितना भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकता है उस वॉल्यूम को हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1000 ml। इसके बाद में हम देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, कि टोटल एयर वॉल्यूम दैट वन कैन इनहेल फोर्सफुली एंड वन कैन एक्सहेल फोर्सफुली इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। अब फोर्सफुली इनहेल करने और फोर्सफुली एक्सहेल करने के बीच में टाइडल वॉल्यूम भी होता है, यानी एक सामान्य श्वसन के बाद में व्यक्ति जब फोर्सफुली इनहेलेशन करता है
और इनहेलेशन करने के बाद में जब वो सारी की सारी श्वास को फोर्सफुली एक्सहेल कर देता है, तो इन तीनों के वॉल्यूम को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 4500 ml के अप्रोक्स। यानी कि यानी कि एक नॉर्मल श्वसन के बाद में इंस्पायरेट एक फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया और फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद में फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, तो इन तीनों के योग को, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों के योग को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इन तीनों के योग को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसका मान होता है लगभग 4500 ml के अप्रोक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि एयर वॉल्यूम रिमेन्स आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया तो वो मैक्सिमम एयर निकाल लेता है। उस मैक्सिमम एयर निकालने के बाद में भी लंग्स में कुछ मात्रा में एयर बची रहती है। अगर वो एयर नहीं होती तो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो लंग्स को कोलैप्स होने से बचने के लिए लंग्स के अंदर कुछ मात्रा में एयर बची रहती है, तो उस बची हुई एयर को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 1500 ml यानी 1500 ml। तो इस बची हुई मात्रा को, यानी फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में भी लंग्स के अंदर कुछ मात्रा में एयर वॉल्यूम बचा रहता है, उस वॉल्यूम को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 1500 ml। इसके बाद में हम देखें तो टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय लंग्स, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन, सॉरी, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद में, फिर फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद में, फिर उसके बाद में फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में भी लंग्स के अंदर जो एयर बच जाती है, उन सब का योग जो होता है उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 6000 ml। यानी कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम 3000 ml प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1000 ml, उसके बाद में भी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर बचा रहता है, इन सभी का योग जो होता है वो टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है, जिसका मान होता है अप्रोक्स 6000 ml। तो अगर हम इसको सम अप करें तो टाइडल वॉल्यूम क्या था, 500 ml के एक सामान्य श्वसन में जो मात्रा बाहर अंदर ली जाती है लंग्स के अंदर और लंग्स के द्वारा छोड़ी जाती है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि एक सामान्य श्वसन के बाद में भी फोर्सफुली हम कितनी लंग्स को अपने फोर्सफुली हम कितनी एयर को अपने लंग्स के अंदर खींच सकते हैं, उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका मान था 3000 ml। इसके बाद में इन दोनों के योग को ही हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जिसका मान हो गया 3500 ml। इसके बाद में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि एक सामान्य श्वसन के बाद में फोर्सफुली कोई व्यक्ति कितनी मात्रा में एयर को एक्सहेल कर सकता है, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका मान था सॉरी 1000 ml। इसके बाद में वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या थी कि एक नॉर्मल श्वसन प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन प्लस फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इन सभी के योग को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसका मान था 4500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में भी लंग्स के अंदर कुछ मात्रा में एयर बची रह जाती है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, उस बची हुई मात्रा को ही हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका मान होता है 1500 ml। और इन सभी के योग को, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन चारों के योग को हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, जिसका मान होता है अप्रोक्स 6000 ml। अब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। उसके लिए एक मशीन होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पेशेंट है, ये मशीन है, ये उसका अटेंडर है। उस पेशेंट को हम
उस पेशेंट पर्सन इज टोल्ड टू इनहेल फोर्सफुली फर्स्ट एंड देन एक्सहेल फोर्सफुली। तो इस जो ये जो नोजल होता है, इस नोजल के अंदर पेशेंट को हम ब्लो करने के लिए बोलते हैं। ब्लो करने से पहले पेशेंट को बोला जाता है कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करें, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में सारा का सारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें। तो इस 3 तरीके से ये सारा का सारा इस नोजल के अंदर एयर को छोड़ा जाता है, एक्सहेल किया जाता है। उसके बाद में इस मशीन के द्वारा सारी रीडिंग निकलती है। उन रीडिंग्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उन रीडिंग्स में क्या-क्या होता है, एक शॉर्ट वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पीएफटी करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है FEV1 के फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन first second, that air volume exhaled forcefully in first second, that is called FEV1। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि पेशेंट को ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले फोर्सफुल इनहेल करे, देन फोर्सफुल एक्सहेल करे। तो उस फोर्सफुल एक्सहेल करने के टाइम पे, यानी तो उसके अंदर फर्स्ट सेकंड के अंदर जो वो फोर्सफुली एयर को एक्सहेल करेगा, तो उस फर्स्ट सेकंड के अंदर जो वॉल्यूम होगा उसको हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि दूसरी टर्म फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली। जो मैंने बोला था आपको प्रीवियस स्लाइड में कि फोर्सफुल इनहेल करने के बाद में फोर्सफुल एक्सहेल करता है, तो एक्सहेल जितनी भी मात्रा में वो फोर्सफुली एक्सहेल कर सकता है, तो जो भी वॉल्यूम होगा उसको हम फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और उस वाइटल कैपेसिटी में भी जो फर्स्ट सेकंड के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसको हम FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड बोलते हैं। एक हेल्दी पर्सन के अंदर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड की जो वैल्यू होती है वो लगभग 4 लीटर के अप्रॉक्स होती है, यानी 4000 ml के अप्रॉक्स। और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू होती है 5 लीटर के अप्रॉक्स। यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में जब हम व्यक्ति को फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के लिए बोलते हैं, तो फर्स्ट सेकंड के अंदर वो लगभग 4000 ml के अप्रॉक्स की एयर जो होता है वो एक्सेल कर देता है। उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट में वो 5 लीटर के अप्रॉक्स एयर को एक्सहेल कर पाता है। और इन दोनों का रेशियो ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर देखा जाता है। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो अप्रॉक्स 0.8 या लगभग 80% के अप्रॉक्स होता है। तो 80% के अप्रॉक्स या उससे ज्यादा अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब पेशेंट हेल्दी होता है। कुछ टर्म्स के बारे में हमें और जानना पड़ेगा, जैसे कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? क्या तो क्वालिटी ऑफ लंग्स टू गेट रिकॉइल्ड। रिकॉइलिंग नेचर क्या होती है कि लंग्स जब इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो इन्फ्लेट होने के बाद में पैसिव रेस्पिरेशन करने के लिए पैसिव रेस्पिरेशन होता है। तो पैसिव रेस्पिरेशन में क्या होता है कि लंग्स वापस सिकुड़ने लगते हैं, तो उस सिकुड़ने की नेचर को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरी टर्म होती है कंप्लायंस। कंप्लायंस इज लंग्स एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड एक्सपेंड, यानी कि इनहेल कर यानी इन्फ्लेट करते टाइम पे लंग्स कितना स्ट्रेच और इन्फ्लेट हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, उस क्वालिटी को हम कंप्लायंस बोलते हैं। तो कंप्लायंस क्या हुआ कि इन्फ्लेट होते टाइम पे लंग्स कितना एक्सपेंड हो सकता है, उस क्वालिटी को हम कंप्लायंस बोलते हैं। और एक्सपेंड होने के बाद में वो वापस अपनी प्राइमरी स्टेट में किस तरीके से आ सकता है, उस क्वालिटी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का एक हेल्दी पर्सन का ग्राफ है। इसमें ये बताया गया है कि फोर्सफुल, ये जो मैंने बताया था वाइटल कैपेसिटी क्या थी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का योग जो था वो वाइटल कैपेसिटी थी। तो एक नॉर्मल ये जो इनहेलेशन है, ये ग्राफ इनहेलेशन का है कि इनहेलेशन करने के बाद में फोर्सफुल इनहेलेशन किया, फिर वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करता है। तो इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ये इंस्पायरेशन में ये लगभग 6000 ml तक का ही इंस्पायरेशन कर सकता है, यानी कि ये इसकी वाइटल कैपेसिटी हो गई। 600 ml नहीं, 4500 ml, 4500 ml। और ये जो हिस्सा बचता है, ये इसका रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 1500 ml।
तो ये हिस्सा जो बच गया ये रेजिड्यूल वॉल्यूम है, और ये जो भी इसने वॉल्यूम कवर किया वो वाइटल कैपेसिटी होती है। और वाइटल कैपेसिटी के बाद में ये मैक्सिमम जो एयर फ्लो करता है, एक्सहेल करता है, तो इस फर्स्ट सेकंड के अंदर, यानी ये 2 सेकंड हो गया, इस फर्स्ट सेकंड के अंदर ये जितनी मात्रा के अंदर एयर को एक्सहेल करता है, इसको हम FeV1 बोलते हैं। और मैक्सिमम ये जितना एयर ब्लो कर सकता है उसको हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी अप्रोक्स 1 2 3 4 500 ml, सॉरी 5000 ml के अप्रोक्स होती है। और FeV1 की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4000 ml के अप्रोक्स होती है, जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था। तो फोर्स्ड सॉरी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, इन वैल्यूज को देखा जाता है। और एक इनहेलेशन हो गया, एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद में एक नॉर्मल सॉरी फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद में फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो गया। ये जितनी मात्रा में ग्रहण कर सकता है एयर को, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, ये हो गई इसकी वाइटल कैपेसिटी, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनके योग को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ये जो पार्ट बचता है इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 1500 ml होती है। और फर्स्ट सेकंड के अंदर ये जिस वैल्यू के अंदर एयर को ब्लो कर सकता है, एयर को एक्सहेल कर सकता है, उसको हम FeV1 बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 4000 ml होती है। और ये मैक्सिमम जो वैल्यू को एक्सहेल कर सकता है, ये वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी लगभग 500 ml, इसको हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसका एक दूसरा डायग्राम भी देखने की कोशिश करते हैं। इसका एक दूसरा डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि एयर वॉल्यूम और टाइम के बीच में होता है। तो जब पेशेंट 0 सेकंड पे होता है उसको हम बोलते हैं कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करे। तो वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन फर्स्ट सेकंड के अंदर, टाइम के अप्रोक्स फर्स्ट सेकंड के अंदर जितना फोर्सफुल एक्सपायर कर सकता है, जितनी एयर वॉल्यूम को, उसको हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 4000 ml के अप्रोक्स होती है। इसके बाद में वो मैक्सिमम जिस अमाउंट के अंदर एयर को एक्सहेल कर पाता है फर्स्ट सेकंड के अंदर, तो लगभग 4000 ml हो गई। और उसके बाद में वो मैक्सिमम जिस अमाउंट के अंदर एयर को ब्लो कर सकता है, इस वैल्यू को हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 5000 ml। अब पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरे होते हैं रेस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि लंग्स के अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर ना अंदर प्रॉपरली जा पा रही है और ना प्रॉपरली बाहर आ पा रही है। और रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है कि एल्यूलाइज के अंदर या उसके एयर पैसेजेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो भी होगी वो लंग्स के बाहर होगी, उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में होगी, जिसकी वजह से एल्वियोलाई प्रॉपर इन्फ्लेट एंड प्रॉपर एक्सहेल नहीं कर पाती है। उस कंडीशन को हम रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका क्या कह सकते हैं हम, कि मान लीजिए ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, इस नॉर्मल एल्वियोलाई के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। लेकिन एल्वियोलाई के बाहर प्रेशर होने की वजह से हम इसको रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, ये प्रॉपरली इन्फ्लेट एंड एक्फ्लेट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन को हम रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के क्या क्या
एग्जाम्पल है लाइक सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसके मैं दो वीडियोस जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, और अस्थमा जो कि जिसके बारे में मैं आगे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है, न्यूमोनिया होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। इन सारी डिजीजेस में क्या होता है कि एल्यूलाइज के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाती है, प्रॉपर तरीके से फूल और सिकुड़ नहीं सकती है, जिस मतलब कि एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। उन रेस्ट्रिक्शन की वजह से इसको रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर ही FeV1 और FVC का जो रेशियो होता है वो लगभग 80% से डाउन होता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, FeV1 की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी फर्स्ट सेकंड के अंदर जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन इसके अंदर भी कम होता है, लेकिन उस अमाउंट में कम नहीं होता है जिस अमाउंट में ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में कम होता है। और इन दोनों में FVC की वैल्यू कम होती है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड डिसऑर्डर में FVC की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से और कंप्लायंस बढ़ जाता है। कंप्लायंस और इलास्टिसिटी क्या था जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। इलास्टिसिटी होती है एल्वेलाइज या लंग्स के रिकॉइल होने की नेचर, यानी वो अपनी प्राइमरी स्टेट में किस तरीके से आ सकता है, वो नेचर होती है उसकी इलास्टिसिटी। और कंप्लायंस क्या होता है कि लंग्स किस अमाउंट के अंदर फैल सकते हैं, इन्फ्लेट हो सकते हैं, उसको हम कंप्लायंस बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में कंप्लायंस नेचर बढ़ जाती है, यानी वो फूल तो आराम से सकता है, लेकिन इलास्टिसिटी नेचर खत्म हो जाती है। तो इलास्टिसिटी नेचर खत्म हो जाती है, यानी कि फूल तो आराम से सका, लेकिन वापस एयर को ब्लो करने में उसको दिक्कत होती है, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। और रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो एयर को ब्लो तो आराम से कर सकता है, लेकिन कंप्लायंस उसका कम हो जाता है, यानी कि फूल नहीं पाता है। तो इन दोनों में ये मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में किस टाइप के हमें ग्राफ्स देखने को मिल सकते हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए एक तीनों ग्राफ का कंपेयर किया गया है इसमें। ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि FVC की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स 5000 लीटर के करीब है, और FeV1 की वैल्यू जो है वो लगभग 4000 लीटर, 1000, 2000, 3000, और ये लगभग 4000 लीटर के अप्रोक्स है। यानी कि ये 1000 लीटर, ये 2000 लीटर, ये 3000 लीटर, और ये 4000 लीटर के अप्रोक्स है FeV1 की वैल्यू। और FVC की वैल्यू जो टोटल ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक होती है, ये लगभग 5000 लीटर के अप्रोक्स है। लेकिन ये हो गई एक हेल्दी इंसान की बात। अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और कंप्लायंस जो होता है वो बढ़ जाता है। कंप्लायंस किसको बोलते हैं, कंप्लायंस बोलते हैं किसी भी मतलब कि लंग्स के अंदर उसकी फूलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब फूलने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसके अंदर एयर ट्रैपिंग होने लगती है। एयर ट्रैपिंग होने की वजह से लंग्स के अंदर का जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ने लगता है। जो हेल्दी पर्सन के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम इतना सा था, जिसकी वैल्यू लगभग 1500 ml थी, अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की वजह से वो रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम अब इतना ज्यादा हो जाता है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम हेल्दी पर्सन में 1500 ml के अप्रोक्स था, वो रेजिडुअल वॉल्यूम अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में लगभग 3000 ml के अप्रोक्स चला जाता है। और इस वजह से ये जो ग्राफ होता है ये लेफ्ट साइड में टिल्ट होने लग जाता है। और साथ ही साथ में हेल्दी पर्सन में जो FVC की वैल्यू लगभग 5000 लीटर थी, और एयर ट्रैपिंग होने की वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वो इलास्टिसिटी नहीं बढ़ पाती, जिस वजह से वो एयर बाहर नहीं आ पाती है, और वो प्रॉपर तरीके से सांस ले नहीं पाता है। तो सांस ले नहीं पाता है, तो जितनी मात्रा में सांस लेगा वो उतनी ही मात्रा में छोड़ेगा। तो कम मात्रा में सांस लेगा तो कम मात्रा में ही छोड़ेगा, इसीलिए ये FVC की वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि एयर अंदर भी कम जा रही है।
तो ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर का ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में ऑब्स्ट्रक्टिव का उल्टा होता है। उसमें क्या था कि इलास्टिसिटी बढ़ जाती है लेकिन कंप्लायंस कम होता है, यानी कि इलास्टिसिटी रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में बढ़ जाती है और कंप्लायंस कम हो जाता है। कंप्लायंस कम हो जाता है और इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि एल्वियोलाइज या लंग्स की जो रिकॉइलिंग नेचर होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसके अंदर जो भी एयर आती है वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और कंप्लायंस कम हो जाता है तो एयर अच्छे से मतलब के जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं। प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं तो इसके अंदर एयर एंट्री कम होती है। एयर एंट्री कम होती है तो रेजिड्यूल वॉल्यूम कम होने लगता है। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम कम होता है तो ये जो ग्राफ होता है ये राइट साइड में शिफ्ट होने लगता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में जो ग्राफ था वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ क्योंकि उसमें रेजिड्यूल वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में रेजिड्यूल वॉल्यूम कम होने लगता है, इसलिए ग्राफ जो होता है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। लेकिन इसकी जो एफवीसी वाली वैल्यू होती है उसके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। अब हम इसका दूसरा ग्राफ भी देखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको दो टाइप के ग्राफ बताए थे, ये तो एयर वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी टाइम के बीच में है। अब दूसरा जो था वो इस तरीके का ग्राफ है। ये इसके अंदर क्या था, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ग्राफ है जो कि एक पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो थी ये लगभग 4000 ml के अप्रोक्स थी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी 5000 ml के अप्रोक्स थी। ये हेल्दी पर्सन में था। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में क्या था कि एयर ट्रैपिंग होने की वजह से रेजिड्यूल वॉल्यूम बढ़ जाता है और अंदर एयर कम मात्रा में आती है, लेकिन उसका कंप्लायंस बढ़ जाता है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर पाता है। इसी वजह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करता है, इस वजह से इसका जो ग्राफ होता है ये 1 सेकंड के अंदर बहुत ही कम मात्रा में लगभग 1 लीटर के अप्रोक्स ही ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन फर्स्ट सेकंड की वैल्यू आती है लगभग 1 लीटर के अप्रोक्स। और एफवीसी की वैल्यू भी इसके अंदर कम हो जाती है लगभग 3000 ml के अप्रोक्स। तो अगर हम इसके ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की अगर हम FeV1 और FVC के रेशियो की बात करें तो लगभग 1/3 अप्रोक्स 60%, सॉरी अप्रोक्स 30% के 33% के अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अब हम रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में हमें इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी बढ़ी हुई होती है और कंप्लायंस कम होता है, तो कंप्लायंस कम होने की वजह से उसको वो प्रॉपर तरीके से फूल नहीं पाएगा तो उसके अंदर हमें एयर कम अंदर जाएगी, कम अंदर जाएगी तो कमी बाहर आएगी। इसलिए रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम देखने को मिलती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सांस ले नहीं पाता, सांस ले नहीं पाएगा तो उसी मात्रा में सांस छोड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन उसकी इलास्टिसिटी बढ़ी हुई मिलती है। इलास्टिसिटी बढ़ी होने की वजह से ही इसका कर्व जो होता है वो इस तरीके से आता है, यानी फर्स्ट सेकंड के अंदर वो प्रॉपर तरीके से छोड़ पाता है हवा। इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूंगा। और थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और प्लीज शिवत्व आयुर्वेद चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।